इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो भारत की मीडिया आपको नहीं बताती होगी। किस तरह से इजराइल में 20 लाख लोग अब अपने घर छोड़कर फरार हैं। अब एक बड़ी खबर आ रही है कि गजा में एक तो इजराइल रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहा है, फिलिस्तीन में रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहा है, इजराइल में खुद रिपोर्टिंग आप नहीं कर सकते हैं। भारत की जो भक्त मंडली है, जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है, वो जाकर इजराइल में बैठकर पौ पौ कर रहे थे, लेकिन सच्चाई ठीक इसके उलट है। सोचिए, एक अमेरिकी पत्रकार की गिरफ्तारी होती है क्योंकि वो इजराइल की बर्बादी दिखा रहे थे। एक अमेरिकी पत्रकार की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद से 4 से 6 अल जजीरा के जो पत्रकार हैं उनको जिस तरह से आतंकवादी घोषित किया गया है, ये भी इजराइल के एक बड़ा डर छुपा रहा है। लेकिन खबरें छन छन कर आ रही है। और सोचिए, सोशल मीडिया ने बिल्कुल, क्योंकि आप सोशल मीडिया को रोक नहीं सकते हैं, स्टार लिंक अब तमाम जगह है, उसका इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो इससे खबरें छन छन के आ रही है कि लगातार आप भारत में तमाम लोग हैं जो अपडेट करें। अमरीश मिश्रा नाम का एक ट्विटर हैंडल है, वो तस्वीरों के साथ अपडेट करते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से गजा में कहर टूट रहा है, किस तरह से निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। अभी जो खबर है, लेबनान से रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि लेबनान में अभी इजराइल का कब्जा नहीं हुआ है। लेबनान एक मजबूत देश है और वहां से हिजबुल्लाह लगातार बमबारी कर रहा है। उसी बमबारी में इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, जहां से कहा जा रहा है कि 20 लाख लोग जो हैं वो विस्थापित हुए हैं और वो अपने घरों से निकलकर सुरक्षित ठिकाने की ओर जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आबादी के लिहाज से बात करें तो लगभग 1 करोड़ की आबादी है इजराइल की, और इस मामले में अब इजराइल घिरता जा रहा है। सोचिए, अगर इतना आसान होता ये युद्ध तो तमाम बमबारी, ये बात सच है कि फिलिस्तीन को 350 साल 400 साल लगेंगे पुनः स्थापित करने में, उसको बर्बाद कर दिया गया है, मलबे में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन अभी इजराइल जीत नहीं पाया है, हमास के लड़ाके लड़ रहे हैं, अब उनके हथियारों की सप्लाई भी बढ़ गई है। उसी तरह से लेबनान पर भी लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह भी मिसाइल दाग रहा है। जिस ईरान ने मिसाइल हमला किया, जब इजराइल इतना ही मजबूत था, तो वो ईरान पर क्यों नहीं हमला किया? ईरान पर वो हमला नहीं करेगा क्योंकि ईरान के पास अपना युद्धपोत है समुद्री, अपना फाइटर प्लेन है, उसके पास अपनी मिसाइलें हैं और 10 लाख की सेना है और 10 करोड़ की आबादी है। इसीलिए प्रमुख ने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो इजराइल को हम नक्शे से खत्म कर देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम हमला करेंगे, ईरान को पता नहीं चलेगा, बहुत नुकसान होगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सोचिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो देश आज के समय में सामरिक रूप से मजबूत होगा, जिसके पास अपना फाइटर प्लेन होगा, आधुनिक जहाज होंगे, आधुनिक मिसाइल होंगे, उन देशों पर कोई हमला नहीं कर सकता है। और इसी बीच रूस और चीन ने हथियारों की सप्लाई जो है वो बढ़ा दी है। तो ये युद्ध तो आप मान लीजिए कि इजराइल नहीं जीतेगा, लेकिन दुनिया पर इस युद्ध का असर पड़ रहा है। पूरी दुनिया पर, चाहे क्रूड ऑयल हो, तेल हो, इस पर असर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि करोड़ों लोग विस्थापित हो रहे हैं, लेकिन अब इजराइल को भी ये युद्ध महंगा पड़ रहा है। और इजराइल के भी 20 लाख लोग, तेल अवीव के जो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं, जो चाहे जिनका बॉर्डर फिलिस्तीन से लगा हुआ हो, सीरिया से लगा हो, जॉर्डन से लगा हो, यमन से लगा हुआ हो, ईरान से लगा हुआ हो और खासकर लेबनान से लगा हुआ हो, इन कोस्टल एरिया के लोग जो इजरायली हैं वो सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। ये एक बड़ा अपडेट है। तो सोचिए, युद्ध ने किस तरह से इजराइल को भी अब बिल्कुल बेनकाब भी कर दिया है। कहाँ इजराइल की एक बड़ी आबो हवा बनी हुई थी, आडंबर था दुनिया में कि वो सुपर पावर है, उसके पास आयरन डोम रडार है, ये सब धरे के धरे रह गए और इस युद्ध में इजराइल को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, उन तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा। सोचिए, फिलिस्तीन एक गरीब मुल्क था, किसानों का देश था, वहाँ अपना एयरपोर्ट नहीं था, अपना बिजनेस व्यापार नहीं था, और वहाँ जिस तरह से फिलिस्तीन पर इजराइल ने हमला किया। लेकिन हमास के जो लड़ाके हैं, जो वहाँ के जो कबीलाई, देखिए जैसे फिलिस्तीन के जो लड़ाके हैं सेना है नहीं वहाँ, तो हमास है वहाँ, जो हमास जो पॉलिटिकल पार्टी भी है और हथियार भी चलाती है। तो वहाँ के तमाम कई सारे मुस्लिम कंट्री में आप देखेंगे
तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी सेना भी रखती है। जैसे लेबनान में हिजबुल्ला जो है वो पॉलिटिकल पार्टी भी है, उसके 1 लाख से ज़्यादा लड़ाके भी हैं। रूस में भी आपने देखा था कई संगठन अपनी सेना रख रहे थे, लेकिन वो जो असली जो सेना होती है, जो देश की सेना होती है, वो बहुत ज़रूरी है, उसका मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और एयरफोर्स बहुत ज़रूरी है, पानी का जहाज़ ज़रूरी है। लेकिन इजराइल जीत भी जाता फिलिस्तीन से, लेकिन अब उसकी मुश्किल ये बढ़ गई है कि पूरी दुनिया में जो मुस्लिम लोग हैं उनकी सिंपैथी है, मुस्लिम देशों की सहानुभूति है, और दुनिया भर के वैसे देश जो न्यूट्रल हैं, जो शांति चाहते हैं, उनकी भी सिंपैथी है, जिसमें लगभग 100 देशों का जो है वो समर्थन है फिलिस्तीन के पक्ष में। तो ये युद्ध बड़ा होता जा रहा है, और अभी भी सोचिए, अभी भी इजराइल इस युद्ध में नियम सारे तोड़ रहा है। युद्ध का नियम होता है कि आप स्कूलों पर हमला नहीं करेंगे, आप जो आम नागरिक है, जो सिविलियन है, उन पर हमला नहीं करेंगे। युद्ध जो है वो सेना और सेना के बीच होता है, लेकिन इस नियम को अभी भी हिजबुल्ला के लड़ाके मान रहे हैं। जैसे आप तालिबान को, जैसे अब अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार है, लेबनान में हिजबुल्ला का वर्चस्व है, यमन में हुती का वर्चस्व है, तो ये लोग जो हैं अभी भी युद्ध के नियमों को मान रहे हैं, और वो लगातार इजराइल के जो IDF है, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, उस पर हमला कर रहे हैं। वो आम इजरायलियों को नहीं मार रहे हैं, आम इजरायलियों को निशाना नहीं बना रहे हैं। इस वजह से इजराइल के लोगों को, जो 1 साल से युद्ध में एकदम बिल्कुल पस्त हो गए हैं, जो रोज अनिश्चितता की भाव में जीते हैं, उनमें अब 10% लोग बचे हुए हैं जो चाहते हैं कि ये युद्ध चले। 90% लोगों को अपनी रोजी रोटी और परिवार की चिंता सताने लगी है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जो इजराइल का राष्ट्र प्रधानमंत्री है, उनके घर पर 2-3 बार हमला हो चुका है, जहाज पर हमला हो चुका है, तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। और मुझे लगता है कि ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होगा। उसका सीधा संबंध इससे है, क्योंकि जिस तरह से रूस जो है वो यूक्रेन को छोड़ना नहीं चाहता है, वो चाहता है यूक्रेन घुटने पर आए, लेकिन पूरा यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, तो वहाँ रूस फंसा हुआ है, रूस वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, यूक्रेन सरेंडर करेगा नहीं, रूस जीत पाएगा नहीं। उसी तरह से इजराइल फंस गया है फिलिस्तीन में, हमास सरेंडर करेगा नहीं, इजराइल जीत पाएगा नहीं। अब हो क्या रहा है, जिस तरह से अमेरिका और यूरोप हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, उसी तरह से रूस और चीन जो है वो हथियारों की सप्लाई कर रहा है। खासकर ईरान से हथियार बेच रहा है, हमास को दे रहा है, हिजबुल्ला को दे रहा है, यमन को दे रहा है, सीरिया को दे रहा है, इराक को दे रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो चीन का होता हुआ दिख रहा है। एक तो उससे रूस भी हथियार ले रहा है, ये तमाम देश भी उससे हथियार ले रहे हैं, और चीन की नज़र मार्केट पर है, जो मिडिल ईस्ट का, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में उसके बहुत करीबी दोस्त नहीं है, उसके सबसे दुश्मनी है। जापान से उसके संबंध अच्छे नहीं है, सिंगापुर से नहीं है, साउथ कोरिया से नहीं है, उसके बाद वियतनाम, थाईलैंड, और ये दोस्त टेक्नोलॉजी के रूप में आगे भी हैं। तो चीन पर इन देशों, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, इन देशों की निर्भरता नहीं है। तो चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के साथ पर कब्जा किया जाए, उनको उनके मार्केट पर कब्जा किया जाए, और उसकी नज़र मिडिल ईस्ट के मार्केट पर है, जो खाड़ी देश हैं उसके मार्केट पर है, जहां भारत का वर्चस्व है, भारत मजबूत स्थिति में है। तो ये युद्ध जितना लंबा चलेगा भारत को बहुत फायदा नहीं है। इसलिए भारत की सीधे सीधे क्लियर कट नीति है कि वो शांति चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो युद्ध हो। और भारत की नीति इसलिए है क्योंकि जितना लंबा युद्ध खींचेगा, चीन को उतना हथियार सप्लाई करने का मौका मिलेगा, और देर सवेर जो मुस्लिम कंट्री हैं, जो इस्लामिक कंट्री हैं, उनको लगेगा कि चीन हमारे साथ खड़ा है, तो उनका निवेश भी बढ़ेगा। तो भारत को तो फायदा इसी में है कि भारत को कोई नुकसान नहीं है। भारत का अपना स्टैंडर्ड भूमिका है कि युद्ध समाप्त हो, और ये भी मानवता के पक्ष में है, तो इसी से भारत का मान सम्मान भी बढ़ता है। लेकिन सोचिए, आज के समय में आपको तकनीकी रूप से मजबूत रहना पड़ेगा। आप सिर्फ धार्मिक रूप से मजबूत रहेंगे तो मजबूत मुल्क नहीं बन पाएंगे। अगर धार्मिक रूप से मजबूत होता तो सोचिए, इस्लाम अरब से शुरू हुआ, और ख़ासकर जो जिस जगह के लिए लड़ाई हो रही है, खासकर फ़लस्तीन, गजा, उन तमाम धर्मों की उत्पत्ति हुई है वहाँ से। लेकिन आज के डेट में अगर आपके पास तकनीक नहीं, हथियार नहीं है, तो युद्ध लड़ना मुश्किल है।
तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो रूस चीन की तरह ज्ञान विज्ञान पर आपको ध्यान देना होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।